So दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टडी नोट नंबर 6। स्टडी नोट नंबर 6। ठीक है, और जो कि हमारा मनी। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मैं तुम लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वीडियो पसंद आती है तो लाइक ठोक दिए करो, कमेंट करके बता दिए करो अपनी फीलिंग, अपनी भावनाएं जरूर कमेंट में व्यक्त किए करो मेरे साथ। समझ में आया कि नहीं, या फिर भैया अच्छा लगा है, मजा आया, या फिर इंटू 100 लगा, या जो भी एक्सपीरियंस है तुम्हारा, प्लस शेयर कर दिए करो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस फ्री लेक्चर्स का एडवांटेज उठाने दो। ठीक है, यहाँ पर हमारा चैटी वाला कर्तव्य भी बनता है थोड़ा बहुत, इसलिए शेयर कर दिए करो, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो देखो, सबसे पहले हमको देखना डेफिनेशन ऑफ मनी क्या होता है। अब देखो, ये वाला चैप्टर बहुत सारे लोगों को ना फेवरेबल लगेगा। क्यों? क्लास 12th में पढ़े हैं मैक्रो के, इसलिए इजी लगेगा, फेवरेबल भी लगेगा। तो देखो, डेफिनेशन ऑफ मनी, टाइप्स और फीचर्स और फंक्शंस हमको पढ़ना है। तो बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मनी, बार्टर सिस्टम वाज इन वोग एंड प्रिवेल्ड। It is an old method of exchange. People used to exchange services and good for the other service and good. सिंपल सी बात है, मैं एक बॉटल दिया, ये देखो ये बॉटल है पानी पीने की, बॉटल को मैं दिया तुमको, मैं बोला इसके बदले पेन दे दो। तो गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करना है, गुड्स के बदले सर्विस एक्सचेंज करना, सर्विस के बदले गुड्स एक्सचेंज करना, सर्विस के बदले सर्विस एक्सचेंज करना। तो यानी गुड्स और सर्विस के बदले गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज करना क्या कहलाता है? बार्टर। समझ में आई बात? तो वो बार्टर सिस्टम कब चलता था? पहले चलता था। अब क्या आ गया? मनी आ गया है। ठीक है, तो डिफिकल्टीज क्या हुई? क्यों बंद किए भैया बार्टर सिस्टम? क्या दिक्कत आ गई थी? बार्टर सिस्टम सही तो चल रहा था ना, बॉटल के बदले था ना पेन, क्या दिक्कत है? तो दिक्कत ये है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ बॉन्ड। मेरे को वो बंदा पहले ढूंढ के लाना पड़ेगा जिसके पास पेन हो, पहली बात, और दूसरी बात उसको एट द सेम टाइम बॉटल चाहिए हो पेन के बदले। तो लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, मतलब मेरे को एक ऐसा बंदा ढूंढना पड़ेगा जिसको चावल के बदले टमाटर चाहिए। जैसे मान लो मेरे को अपने घर में सब्जी बनाने के लिए टमाटर चाहिए और मेरे पास चावल है देने के लिए, तो एक ऐसा बंदा ढूंढ के लाओ जिसके पास टमाटर हो, पहली बात, और दूसरी बात उसको एट द सेम टाइम चावल भी चाहिए हो बदले में। तभी तो मेरे से चावल लेके टमाटर देगा। उसको चावल नहीं चाहिए, उसको जूता चाहिए। मेरे को एक टमाटर वाला बंदा मिला, मैं बोला भाई चावल लेगा क्या? बोला जूता चाहिए। तो मैं पहले जूते वाले को ढूंढू। अब जूता वाला मिला, जूते वाले को ना टमाटर चाहिए ना चावल चाहिए, जूते वाले को कुछ और, जूते वाले को एप्पल चाहिए। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती थी। दूसरा, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। भाई टमाटर वाला बंदा ज्यादा से ज्यादा टमाटर कितने दिन रखेगा? एक दिन, 2 दिन, 3। देसी टमाटर रखता है तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन रख सकता है। तो वैल्यू को स्टोर करके हम लोग नहीं रख सकते। जो वैल्यू है बार्टर सिस्टम में गुड्स की, वो स्टोर नहीं की जा सकती। लैक ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कि एक घोड़े की कीमत में 10 बोरी चावल लगा दिया तुक्के से, कोई एक वैल्यू तो नहीं था। लैक ऑफ मेजर ऑफ वैल्यू, ये देखो लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू तो था नहीं। घोड़े और चावल को मैं कैसे वैल्यू करूं? अब एक बात बताओ, एक घोड़े को मैं रुपीस के टर्म्स में बोल, लाख का घोड़ा है, मैं 1 किलो चावल को बोल सकता हूँ चलो 1,000 रुपए का है। सॉरी, एक चावल 1,000 का कहाँ होगा? 25 किलो चावल 1,000 की बोरी है। तो मैं एक बात बताओ, यहाँ जितनी भी चीज, ये देखो एप्पल पेंसिल 8,000 की, आईपैड है, ठीक है, मेरा लैपटॉप है, हर चीज को मैं पैसे के टर्म से वैल्यू आज कर सकता हूँ, टाइम नहीं कर। एक कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। तो मैं कैसे डिसाइड करूं कि एक घोड़े के लिए कितना बोरी दूं? तो मान लो चलो हम लोग तुक्के से लगा लिए कि एक घोड़े के लिए 10 बोरी चावल चाहिए और मेरे पास सिर्फ 5 बोरी चावल है, तो क्या घोड़े को आधा काट के ले सकता हूँ? घोड़े को आधा काट के ले सकता हूँ। तो डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी नहीं था। क्या नहीं था? डिविजिबिलिटी ऑफ कमोडिटी नहीं था। प्लस डिफिकल्टी इन मेकिंग डेफर्ड पेमेंट। सिंपल सी बात है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन करते नहीं बनता था। क्रेडिट ट्रांजेक्शन वी कैन नॉट डू। ठीक है, कि मैं ये नहीं बोल सकता था कि मैं तेरे को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद टमाटर दे दूँ। ठीक है, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन में प्रॉब्लम आती थी। बेसिकली हो तो सकता था कि जैसे मैं बोल दिया कि 6 महीने बाद मैं फसल काटूंगा तो पेमेंट कर दूंगा, पर डिफिकल्टी आती थी। तो ये सब डिफिकल्टी आने के कारण, देखो डिफिकल्टीज ऑफ बार्टर सिस्टम, नॉट द लाइक परमानेंट, पर ये सारी डिफिकल्टी मेजरली आती थी। तो इसी के कारण मनी इवॉल्व हुई। ठीक है, तो लैक ऑफ डबल कंसिडर बॉन्ड, ये लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। देखो ये एक एक करके पढ़ाते रहता हूँ। विलिंगनेस टू एक्सेप्ट द कमोडिटी। देखो सम कमोडिटीज आर पेरिशेबल, तो स्टोर करके नहीं लग सकता। It may be become necessary to divide a commodity into small units and exchange one unit for the other, but all commodity are not. This is particularly true in case of animals. ये देखो एनिमल्स के केस में हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हो। ठीक है, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था और डेफर्ड पेमेंट नहीं हो पाता था, यानी पेमेंट फॉर प्रेजेंट ट्रांजेक्शन वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, फ्यूचर पेमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं थी। फंक्शन ऑफ मनी देखो, मनी प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मॉडर्न इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द ह्यूमन बीइंग। बस इतना ही लाइन दिया है। इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या है? द टर्म मनी डिराइव्ड हुआ है फ्रॉम द गॉडेस जूनो मोनेटा ऑफ रोम। जूनो मोनेटा ऑफ रोम, ये बना एमसीक्यू का क्वेश्चन है। ठीक है, डेफिनेशन देख लेते हैं। तो रॉबर्टसन बोलते हैं एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेड इन पेमेंट फॉर गुड्स और इन डिस्चार्ज ऑफ अदर काइंड्स ऑफ बिजनेस ऑब्लिगेशन इज मनी। ठीक है, सेलिगमैन बोलते हैं मनी इज वन दैट पोजेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, मतलब जो जनरली एक्सेप्टेबल है।
ठीक है। और वॉल्कर का डेफिनेशन सबसे बेस्ट है, मनी इज व्हाट मनी डज, मतलब मनी वो है जो मनी कर सकता है। मनी क्या कर सकता है? मनी सब कर सकता है। मनी एक्सचेंज फैसिलिटेट कर सकता है, मनी फ्यूचर पेमेंट करवा सकता है, मनी स्टोर हो सकता है, मनी डेफर्ड पेमेंट करा सकता है, मनी डिविजिबिलिटी पोजेस करता है, मनी सब कुछ कर सकता है जो बार्टर सिस्टम नहीं कर सकता। ठीक है। फंक्शन ऑफ मनी क्या है? तो पहला होता है प्राइमरी, दूसरा होता है सेकेंडरी और तीसरा होता है कंटिंजेंट। प्राइमरी के अंदर सिंपल है, मेजर ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सॉरी। तो पहले तो सबसे पहली बात, मैं हर चीज को मनी के टर्म से वैल्यू कर सकता हूं। दूसरी बात यह है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज जनरली एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में। वर्ल्ड में करेंसी अलग अलग है पर मनी जो है वो एक्सेप्टेड है। सेकेंडरी फंक्शन में इसको मैं स्टोर करके रख सकता हूं, इससे मैं फ्यूचर पेमेंट कर सकता हूं और इससे मैं ट्रांसफर हो। एक बात बताओ, क्यों मैं चावल आवल की फ्यूचर पेमेंट नहीं कर सकता? क्योंकि आज जो चावल 25 रुपए किलो है, हो सकता है कल वो 50 रुपए किलो हो जाए, हो सकता है वो 20 रुपए किलो हो जाए। अगर वो 50 रुपए किलो हो गया तो भाई जो देने वाला बंदा होगा उसका नुकसान होगा। अगर वो 25 रुपए से 20 रुपए किलो हो गया तो जो लेने वाला बंदा है उसका नुकसान होगा। लेकिन क्या 500 का नोट आज 500 का है तो एक महीने बाद 200 का हो जाएगा, या एक महीने बाद 1000 का हो जाएगा? नहीं भैया, 500 का नोट आज भी 500 का है, कल भी 500 का रहेगा, आज भी 500 का रहेगा, 500 का ही रहेगा जिंदगी भर। तो इसीलिए स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट इसमें पॉसिबल है, फ्यूचर पेमेंट इसमें पॉसिबल है, और ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी ट्रांसफर करना भी पॉसिबल है। सिंपल सी बात है। तो सेकेंडरी फंक्शन। और कंटिंजेंट में देखो, नेशनल इनकम कैलकुलेशन होता है मनी के बेसिस पे, ठीक है। मार्जिनल यूटिलिटी का कैलकुलेशन होता है मनी के बेसिस में। मैं मार्जिनल यूटिलिटी को अगर रुपीस के टर्म से वैल्यू कर लूं तो मेरे को समझ में आएगा कि मेरे को कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है, और जब सेटिस्फेक्शन कम होगी तो मैं खरीदना बंद कर दूंगा। ठीक है। क्रेडिट के लिए बेसिस है, क्रेडिट क्रिएशन जो बैंक करती है उसके लिए मनी की जरूरत है। मैं चावल से क्रेडिट क्रिएशन कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं मनी से ही क्रेडिट क्रिएशन कर सकता हूँ। बैंक वाले मनी का क्रेडिट क्रिएशन करते हैं, पैसा बनाते हैं। बैंक वाले क्या करते हैं? पैसे का यूज करके पैसा बनाते हैं, बोलते हैं ना पैसे से पैसा कमाना, तो बैंक वाले करते हैं। और लिक्विडिटी, तो मनी इज द मोस्ट लिक्विड एसेट इन द वर्ल्ड। मनी जो है 100% लिक्विड एसेट है, 100%। ठीक है। तो ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी सर्व एज द मीडियम ऑफ कमोडिटी विदाउट डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लोग जो है वो मनी के थ्रू एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू, मतलब वी कैन कॉल इट प्राइस। मनी के टर्म्स में हर चीज हम लोग वैल्यू कर सकते हैं और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? प्राइस बोलते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद सेकेंडरी फंक्शन में बोल रहा है स्टोर ऑफ वैल्यू। हम लोग स्टोर कर सकते हैं मनी के टर्म्स में। सर्टेन कमोडिटीज आर पेरिशेबल, इफ दे आर एक्सचेंज फॉर मनी बिफोर दे पेरिश दे वैल्यू कैन बी प्रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ मनी। तो बोल रहा है मनी के बेसिस में हम चीजों को प्रिजर्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, ठीक है, द बेसिस ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। अभी हम लोग परचेस करके फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, तो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। ट्रांसफर ऑफ मनी, मनी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एट एनी टाइम एनी प्लेस। ठीक है, किसी भी समय किसी भी जगह मैं मनी क्या कर सकता हूँ? ट्रांसफर कर सकता हूँ। कंटिजेंट फंक्शन देखो, मेजरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री कैन बी मेजर्ड इन मनी बाय एग्रीगेटिंग द वैल्यू ऑफ ऑल कमोडिटीज। सिमिलरली नेशनल इनकम कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय मेकिंग पेमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो सिंपल सी बात है, हम लोग नेशनल इनकम को कमोडिटीज की प्राइस के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, मनी के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो पेमेंट, जो फैक्टर पेमेंट हम लोग करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो पेमेंट भी हम मनी के टर्म्स में करते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? जल्दी से याद दिलाओ मेरे को। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो इनको जो मैं पेमेंट करता हूँ वो मैं मनी के टर्म्स में कर सकता हूँ। Money equalize marginal utility. So the consumer can equalize the marginal utility of different commodity purchased by them with the help of money. Thus can thus maximize their satisfaction. अपनी satisfaction को maximize कर सकते हैं। marginal utility को हम लोग money के टर्म से वैल्यू करते हैं। किसने बोला था? मार्शल ने बोला था, है ना। The firm can also equalize the marginal productivity of different factors of production and maximize their profit. तो सिंपल सी बात है, वैसे हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मनी के टर्म से मार्जिनल यूटिलिटी वैल्यू कर सकते हैं और अपने प्रॉफिट को हम लोग बढ़ा सकते हैं, जिसमें हम लोग को मार्जिनल यूटिलिटी, जिस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज करने में हमको मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा मिल रहा होगा, हम लोग उसको यूज करके अपना प्रॉफिट बढ़ाएंगे। ठीक है। बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट इज क्रिएटेड बाय बैंक फ्रॉम आउट ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ मनी। सप्लाई ऑफ क्रेडिट इज एन इकोनॉमी इज डिपेंडेंट अपॉन द सप्लाई ऑफ नॉमिनल मनी। इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट देयर इज नो रिजर्व मनी। तो सिंपल सी बात है, अगर मनी नहीं होगा, रिजर्व नहीं होगा, व्हाट इज रिजर्व? वो सीआरआर एसएलआर वगैरह होता है ना, रिजर्व हम लोग रखे रहते हैं, तो वो नहीं होगा। मनी के टर्म्स में हम लोग उसको स्टोर करके रख सकते हैं। अगर हम स्टोर करके नहीं रखेंगे तो हम क्रेडिट क्रिएशन नहीं, क्या नहीं कर पाएंगे? क्रेडिट क्रिएशन नहीं। समझ में आई बात? और लिक्विडिटी, मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिक्विड एसेट इन टर्म्स ऑफ लिक्विड टू ऑल एसेट। इट इज 100% लिक्विड, 100% लिक्विड। नेक्स्ट देखो, कंपोनेंट्स ऑफ मनी क्या क्या है। तो पहला, करेंसी इशूड बाय सेंट्रल बैंक और डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक।
और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई वगैरह कहाँ है, नहीं लिखा है क्या? अच्छा नीचे लिखा है, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो करेंसी सेंट्रल बैंक इशू करती, तो बात बताओ, 2000 का नोट, 500 का नोट, 100 का नोट, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, कौन इशू करता है? सेंट्रल बैंक। 1 रुपए का नोट कौन इशू करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस 1 रुपए का नोट इशू करता है। डिमांड डिपॉजिट क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक, सिंपल सी बात है, कमर्शियल बैंक जो डिमांड डिपॉजिट रखती है अपने पास, वो भी मनी सप्लाई में काउंट होता है, ठीक है। मनी सप्लाई बोल रहा है ना, हाँ, मनी सप्लाई में काउंट होता है। तो देखो, प्रोमिनेंट कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट फ्रॉम द प्राइमरी डिपॉजिट ऑफ मनी, क्रेडिट इज क्रिएटेड इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट कॉल्ड डिराइव्ड और सेकेंडरी डिपॉजिट। तो ये लाइन तुम नोट कर लो, क्रेडिट जो क्रिएट होता है इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट, उसको हम डिराइव्ड और सेकेंडरी डिपॉजिट बोलते हैं, ठीक है। मनी के एग्रीगेट देखो, M1 M2 M3 और M4 गायब है यहाँ से, ठीक है, M4 भी होता है। तो M1 क्या होता है? करेंसी एंड कॉइन्स विद जनरल डिपॉजिट प्लस डिमांड डिपॉजिट विद कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, ठीक है। तो ये M1 होता है, सिंपली तुम लोगों को इसको याद करना है। मैं क्या एक्सप्लेनेशन दूं कि करेंसी जो हमारे पास है, जो बैंक के पास डिमांड डिपॉजिट है, और जो अदर टाइप के डिपॉजिट आरबीआई रखता है। अभी अदर टाइप के डिपॉजिट 3 टाइप के होते हैं, मैं क्लास 12th में पढ़ाता हूँ, अभी तो खैर उन लोग के सिलेबस से हट गए, तो पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। और M2 क्या होता है? M1 में तुम प्लस कर दो टाइम डिपॉजिट, ठीक है, जो सेविंग डिपॉजिट है विद बैंक, और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय बैंक, और टर्म डिपॉजिट मैच्योरिटी जो कि 1 साल के अंदर मैच्योर होता है, ठीक है। और M3 में तो M2 प्लस करो प्लस टर्म डिपॉजिट विद 1 ईयर मैच्योरिटी और कॉल टर्म ऑफ द बोरोइंग्स ऑफ द बैंक, ठीक है। तो ये चीज कर लो। एक और चीज बता रहा हूँ, M2 M3 और M4 ना तुम लोग अपनी क्लास 12th की बुक याद कर सकते हो, ज्यादा इजी दिया। क्लास 12th की बुक ज्यादा इजी दिया है, तो तुम वहां से भी याद कर सकते हो। और अदरवाइज अगर तुम क्लास 12th वाला याद है, बहुत अच्छी बात है, कोई याद रख लो, कोई दिक्कत। सेम है, दोनों का मतलब सेम है, बस यहाँ थोड़ी टेक्निकल, थोड़ी प्रोफेशनल लैंग्वेज हो, ठीक है। वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर आते हैं। वैल्यू ऑफ मनी मतलब मनी की कीमत कितनी, कीमत बताता है। मनी की कीमत कैसे पता चलेगी? बहुत सिंपल सी बात है। मान लो मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मेरे को एक प्रोडक्ट का 10 यूनिट लेना है, मतलब मेरे पास एक 100 रुपए है, मेरे को एक प्रोडक्ट लेना है जो 10 रुपए का एक है, तो मैं कितने ले सकता हूँ? मैं 100 रुपए है, अगर मेरे पास 100 रुपए का नोट है, तो 100 रुपए की वैल्यू कितनी है कि मैं 10 ले सकता हूँ, ठीक है। मेरे को 10 रुपए वाला एक प्रोडक्ट लेना है और मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है, ठीक है। तो मैं कितने ले सकता हूँ भैया? 10 यूनिट्स ले सकते हो। कितना ले सकता हूँ? 10 यूनिट्स ले सकता हूँ। मान लो इसकी 5 रुपए हो गई, अब कितनी? 20 यूनिट। एक बात बताओ, 100 का नोट तो वही है, 100 का नोट तो वही है, पर क्या उसी 100 के नोट से पहले मैं 10 यूनिट ले रहा था, मैं 20 यूनिट ले रहा हूं? हाँ, तो क्या मनी की कीमत बढ़ गई? क्या मनी की वैल्यू बढ़ गई? यस, मनी की वैल्यू बढ़ गई। समझ में आई बात? तो दैट इज वैल्यू ऑफ मनी। तो देखो, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी, इट इज नथिंग बट एक्सचेंज वैल्यू। हाउ मच ऑफ गुड्स एंड सर्विस कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ अ यूनिट ऑफ मनी इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ मनी। तो कितना गुड्स एंड सर्विस तुम ले सकते हो मनी देके, को वैल्यू ऑफ मनी बोलते हैं। द वैल्यू ऑफ मनी मेनली डिपेंड्स अपॉन प्राइस लेवल, द इनवर्स रिलेशनशिप एंड प्राइस इज कॉल्ड मनी वैल्यू। सिंपल सी बात है, बोल रहा है कि मनी की वैल्यू और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब प्राइस बढ़ता है तो मनी की वैल्यू कम होती है, वैल्यू ऑफ मनी, और अगर प्राइस कम होता है तो मनी की वैल्यू बढ़ती है। कैसे? इसी एग्जांपल से देख लो, प्राइस कम हुआ, मनी की वैल्यू बढ़ गई। पहले 10 यूनिट ले रहा था, फिर बाद में 20 यूनिट लेने लगा, तो प्राइस कम हुई, वैल्यू बढ़ गई। प्राइस कम हुई, ज्यादा खरीद रहा हूं, प्राइस कम हुई, ज्यादा खरीद रहा हूं, वैल्यू बढ़ गई मनी। तो इनवर्स रिलेशनशिप है इनके बीच, ठीक है। टाइप्स ऑफ मनी क्या, वैल्यू ऑफ मनी कैसा होता है? इंटरनल और एक्सटर्नल। तो सिंपल सी बात है, इंटरनल मतलब जब तुम डोमेस्टिक गुड्स एंड सर्विस से डील करोगे, और एक्सटर्नल मतलब जब तुम फॉरेन करेंसी से वैल्यू करोगे। तो सिंपल सी बात है, हाउ मच गुड्स एंड सर्विस कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी डोमेस्टिकली इज कॉल्ड इंटरनल, और हाउ मच फॉरेन करेंसी कैन बी ऑब्टेन्ड इन एक्सचेंज ऑफ यूज ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज एक्सटर्नल। तुम कितना पैसा देके डोमेस्टिक गुड्स खरीद सकते हो, दैट इज इंटरनल, और कितना पैसा देके फॉरेन एक्सचेंज खरीद सकते हो, दैट इज एक्सटर्नल। ठीक है, क्लियर हुई बात? फॉर्म्स ऑफ मनी कैश और क्रेडिट के फॉर्म में होता है। अदर फाइनेंशियल एसेट लाइक हम लोगों का जो भी इंश्योरेंस वगैरह होता है, उसके बेसिस में यूटीआई में जो हम लोग खरीदते हैं, उस बेसिस पे भी मनी हो सकता है। पेपर मनी और कॉइन भी हो सकता है, और बैंक का चेक वेक जो डिमांड ड्राफ्ट या चेक वेक बनता है, इस इन इन बेसिस पे क्या एक मनी को मैं बोल सकता हूँ, दीज आर ऑल लिक्विड एसेट्स, आर लिक्विड एसेट्स, आर ऑल लिक्विड एसेट्स, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ग्राहम का लॉ, ग्राहम का लॉ देखो पढ़ना है हमको। द लॉ स्टेट्स दैट बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन, दिस इज ट्रू इन केस ऑफ परमिटलिज्म। तो सिंपल सी बात है, देखो मैं तुम लोग को ऐसी बता देता हूँ बिना पढ़े। मान लो मेरे पास एक सिल्वर का कॉइन है और एक गोल्डन का कॉइन है, दोनों दिखने सेम, बस जनरेशन के कारण दोनों मेरी इकोनॉमी के अंदर चलते हैं। मेरा शहर है वहां पर, जैसे पुराने जमाने का मैं एग्जांपल लूं तो सिल्वर और गोल्डन दोनों के सिक्के चलते थे, और गवर्नमेंट उसको लीगल टेंडर बना दी कि दोनों 5 रुपए है,
बात बताओ, हमारा सिल्वर कलर और गोल्डन कलर दोनों कलर का कॉइन होता है, तो मान लो वो ओरिजिनल सिल्वर और ओरिजिनल गोल्ड होता, ठीक है, और गवर्नमेंट दोनों को 5 रुपए कॉइन बना देती, 5 रुपए का सिल्वर कॉइन भी आता है, 5 रुपए का गोल्डन कॉइन भी आता है, ठीक है, तो लोग क्या करते हैं, लोग बोलते हैं इसकी लीगल टेंडर वैल्यू तो 5 ही रुपए, मतलब अगर मैं इसको दूं तो मैं सिर्फ एक कुरकुरे का पैकेट ले सकता हूँ 5 रुपए वाला, चाहे मैं सोने का दूं चाहे मैं चांदी का दूं। तो क्या करेंगे ना, जिसकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है, किसकी कमोडिटी ज्यादा है, सोने की सिक्के की, उसको ना अपने पास स्टोर करना चालू, और जो सस्ता वाला है, क्या सस्ता वाला है, सिल्वर वाला, उसका खर्चा बढ़ा देंगे, उसी से ट्रांजेक्शन करेंगे, गोल्ड को छुपा के अपने पास रख लेंगे, क्योंकि उनके पास पता है उनको कि उसकी कमोडिटी वैल्यू ज्यादा है। तो वही चीज बोल रहा है, ये देखो, बैड मनी ड्राइव्स गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। गुड मनी क्या है, गोल्ड, बैड मनी क्या है, सिल्वर। मेरे एग्जांपल के थ्रू सिल्वर क्या है, बैड मनी, और गुड मनी क्या है, गोल्ड। तो यही है, गोल्ड को क्या कर देगा, सर्कुलेशन से बाहर फेंक देगा, गोल्ड को क्या करेगा, सर्कुलेशन से बाहर फेंक देगा, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी अब हमको पढ़ना है, क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। तो देखो, क्वांटिटी ऑफ थ्योरी मनी, सबसे पहले हम लोग अर्निंग फिशर का पढ़ेंगे। तो देखो, ये बोला था कि एमबी इज इक्वल टू पीटी होता है, क्या बोला था, एमबी इज इक्वल टू पीटी। तो यहाँ पर मेरी एक बात समझा, ये वी है ना, ये कांस्टेंट है, और ये टी भी कांस्टेंट। भैया कांस्टेंट बाद में बताना, पहले ये बताओ एम बी पी और टी का मतलब क्या है। तो एम का एमवी का मतलब होता है मनी सप्लाई, और पीटी का मतलब होता है मनी डिमांड। पर मैं तुमको अलग अलग बताता हूँ इसका क्या मतलब होता है। एम का मतलब होता है मनी सप्लाई बाय लीगल अथॉरिटी, मतलब सेंट्रल बैंक जो मनी सप्लाई करती है वो होता है। पी मतलब होता है वेलोसिटी, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ एक पैसा कितने बार गोल गोल घुमा, मतलब बार बार जो हाथों हाथ, ये इसको दिया, किराने वाला उसको दिया, फिर वो उसको दिया, फिर उसको दिया, फिर उसको दिया, इसको तो एक पैसा कितने बार हाथों में रोटेट हो रहा है, दैट इज वेलोसिटी, ठीक है। और पी मतलब प्राइस लेवल, और टी मतलब टोटल जो आउटपुट तुम्हारा होता है, तो टोटल आउटपुट तुम्हारा होता है उसका मतलब तुमको पता है। तो वो तो टोटल आउटपुट और वेलोसिटी को इसने कांस्टेंट माना था, किस, फिशर ने। फिशर बोला कि जो वेलोसिटी रहेगी, मतलब एक हाथ से दूसरा हाथ जाने वाला जो सिस्टम रहता है, पैसा जो घूमता है गोल 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 गोल, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, और टोटल आउटपुट भी क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है। तो चेंज क्या होगा, चेंज होगा तुम्हारा एम यानी मनी सप्लाई बाय लीगल अथॉरिटी, और पी यानी कि प्राइस लेवल, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या होगी, चेंज होगी। तो उसने इक्वेशन बताया, फिशर यूज द इक्वेशन टू शो द रिलेशनशिप मनी सप्लाई एंड प्राइस लेवल। वो मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच में रिलेशन बताया। तो मेरे को बात बताओ, प्राइस लेवल, देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, व्हाट, देयर इज अ डायरेक्ट बिटवीन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई। मनी सप्लाई मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ना मतलब क्या होता है, प्राइस लेवल बढ़ गया, मैं बोल रहा हूं भैया प्राइस, जनरल प्राइस लेवल बढ़ गया इंडिया का, तुम लोग क्या बोलोगे भैया, इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, जब जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाता है। जनरल प्राइस लेवल कब बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ती है गुड्स की, जब डिमांड शॉर्टेज होती है। डिमांड कब बढ़ती है, जब आदमी के पास पैसा होता है, और पैसा कब बढ़ता है, जब मनी सप्लाई ज्यादा होती है, समझ रहे हो। मतलब प्राइस कब बढ़ेगा, जब डिमांड बढ़ेगी। डिमांड कब बढ़ेगी, जब जब सप्लाई कम होगी, डिमांड ज्यादा होगी। और डिमांड कब बढ़ेगी, जब लोगों के पास पैसा ज्यादा होगा, मनी ज्यादा होगा। देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस लेवल एंड मनी सप्लाई। जनरल प्राइस लेवल और मनी सप्लाई में डायरेक्ट रिलेशन कम होते, ठीक है। देखो, लेवल एज अ डायरेक्ट एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है, ये देखो इसको टिक कर लेना, डायरेक्ट है और प्रोपोर्शनल है, समझ में आ गया होगा क्यों है, ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन मनी सप्लाई डीएम अपॉन एम इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज इन प्राइस डीपी अपॉन पी, ठीक है। तो दोनों का रेट सेम होगा। मेन पॉइंट्स क्या है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है दोनों के बीच में। इनवर्स रिलेशनशिप होता है मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी में, जैसे मनी सप्लाई बढ़ती जाती है, मनी की वैल्यू कम होते जाती, मनी की वैल्यू कम होती जाती, क्यों, क्योंकि बताओ मेरे को एक बात बताओ, मनी सप्लाई बढ़ गया तो क्या जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है, हाँ भैया डायरेक्ट रिलेशनशिप, तभी तो आप बताए। और जनरल प्राइस लेवल बढ़ रहा है मतलब पहले जहां मैं 10 यूनिट ले सकता था, मैं 5 यूनिट ले पाऊंगा, क्योंकि उस गुड की प्राइस बढ़ गई, क्योंकि उस गुड की प्राइस बढ़ गई, तो अब मैं 10 की जगह 5 यूनिट ले पाऊंगा। तो मैं बोला वैल्यू ऑफ मनी कम हो गया। क्या कम हो गया, वैल्यू ऑफ मनी, मतलब मनी की वैल्यू कम हो गई, तो जहां मैं उतना ही पैसा देके पहले 10 यूनिट ले रहा था, प्राइस बढ़ने के कारण अब मैं सिर्फ 5 यूनिट ले पाया, मनी की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। और देयर इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस लेवल वैल्यू ऑफ मनी। तो बोल रहा है प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी के बीच में भी इनवर्स रिलेशन है, ये देखो, प्राइस लेवल ऊपर, वैल्यू ऑफ मनी नीचे। तो वही चीज मैं तुमको यहाँ समझाया, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल दोनों डायरेक्ट रिलेशन शो करते हैं, लेकिन मनी सप्लाई और वैल्यू ऑफ मनी और प्राइस लेवल और वैल्यू ऑफ मनी इनवर्स रिलेशनशिप शो करते हैं। इसको बना लो, इसको बना लो, ये मनी सप्लाई है, प्राइस लेवल है, और वैल्यू ऑफ मनी को लिख लो, लिख ली होगी। एजम्पशन क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, टोटल आउटपुट कांस्टेंट है, और थ्योरी एज्यूम मनी डिमांड फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस ओनली, मतलब हम लोग सिर्फ
ट्रांजेक्शन के लिए मनी यूज, ठीक है। तो इन अजम्पशन लिए थे, ये दोनों मैं बता दिया था, ये वाला भी देख लो, सिर्फ ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म बहुत सारे हुए, जैसे कि Fisher's equation is abstract and mathematically truism. It does not explain the process by which M affects P. तो M और P के बीच का रिश्ता नहीं बताया, M और P के बीच का रिश्ता नहीं बताया, मतलब मनी सप्लाई और प्राइस लेवल के बीच का रिश्ता इसने नहीं बताया, ठीक है। दूसरी बात, इट इज प्रेज्यूम्ड दैट एंटायर M is used up in buying tea constantly. It is unreal. No one spend all the money movement. तो सिंपल सी बात है, बोल रहा है यहाँ पर पूरा पूरा खर्चा कर दिया गया, जबकि एक्चुअल लाइफ में कोई भी पूरा खर्चा नहीं करता, देयर इज सम सेविंग्स होती है, ठीक है। द फुल एम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट, देयर इज अ नेचुरल, बोल रहा है फुल एम्प्लॉयमेंट जो इसने एज्यूम किया, एक्चुअल में तुम लोग पढ़े नहीं तुम लोग, और मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, फिशर ने एज्यूम किया था कि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल इकोनॉमिक, एक्चुअल लाइफ में फुल एम्प्लॉयमेंट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद, अब जैसे फिशर ने भी एज्यूम किया कि फुल एम्प्लॉयमेंट होने के कारण फुल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब इकोनॉमी अपने मैक्सिमम कैपेसिटी में ऑपरेट कर रही, जबकि ऐसा नहीं है। अगर मैं टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करूं या मैं अपना कॉस्ट कम कर दूं तो मैं प्रोडक्शन को और बढ़ा सकता हूं, फुल एम्प्लॉयमेंट होने के बावजूद मैं उसको और बढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो कंट्री कैन रेज नेशनल आउटपुट बाय ब्रिंगिंग दीज फैक्टर्स व्हिच आर नॉट अवेलेबल विद इन द इकोनॉमी फ्रॉम अब्रॉड। तो वही मैं अब्रॉड से टेक्नोलॉजी मंगा के अपना प्रोडक्शन और बढ़ा सकता हूं, ठीक है। It is presumed that money is used for transaction only, hence the theory is offered referred to as cash theory. This ignore the role of money. तो बोल रहा है सिर्फ इसने कैश वाला जो मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को इसने कंसिडर किया, ऑफ को बस कंसिडर किया, बाकी सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मनी के, स्टोर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट, ये सब तो इसने इग्नोर कर दिया। इसने सिर्फ कैश बेसिस उठाया, बाकी सब इग्नोर कर दिया, यानी इसने सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज को उठाया, बाकी सबको क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो दिस इज नॉट आल्सो एक्सेप्टेबल, ठीक है। इसका हमको पढ़ना है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी कैश बैलेंस अप्रोच, कैम्ब्रिज इक्वेशन। तो कैम्ब्रिज इक्वेशन जो है वो बेसिकली फिशर से आसपास ही है, जिसमें इसने बोला एम इज इक्वल टू पीकेटी होता है, एम मतलब होता है मनी सप्लाई, पी मतलब होता है प्राइस लेवल, और टी मतलब होता है टोटल आउटपुट, और के जो है वो कैश बैलेंस, जो कि टोटल इनकम का वो पार्ट होता है जो कि कैश बैलेंस तुम्हारे पास अवेलेबल होता है, पूरी टोटल इनकम का तो कैश बैलेंस अवेलेबल होता है वो क्या होता है, के। तो के इज नॉट गोइंग टू बी सेम, ठीक है। तो यहां पर तुम लोग एक बात समझो, फिशर और कैम्ब्रिज के बीच में क्या डिफरेंस था, ठीक है। डिफरेंस ये था कि there is a small difference, the total transaction in the market in a year T may not be exactly the same as total output in the year Y। तो बोल रहा है जरूरी नहीं है कि जो T है टोटल आउटपुट है वो Y यानी नेशनल इनकम के हमेशा सेम हो। Y क्या होता है, नेशनल इनकम होता है। वन रीजन फॉर दिस इज ऑल द आउटपुट ऑफ अ ईयर मे नॉट बी कम इनटू मार्केट इन दैट ईयर। तो बोल रहा है इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हो सकता है मैं इस साल प्रोडक्शन करके अगले साल सेल करूं, या हो सकता है मेरे पिछले साल की प्रोडक्शन का कुछ आउटपुट इस साल बिका हो, ठीक है। तो आउटपुट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू इनकम, मतलब आउटपुट इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू सेल्स। वाई मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सेल्स होता है ना, वाई मतलब क्या होता है, एग्रीगेट सप्लाई होता है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है ये वाई जो है हमेशा टी के इक्वल हो, क्यों, क्योंकि हो सकता है टोटल आउटपुट जो है या फिर प्रोडक्शन जो है पिछले साल की इस साल बिक रही हो, ठीक है। इट मे बी अनसोल्ड गुड ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो इसीलिए यहाँ पर ये वाली जो थ्योरी है वो लोग डिफरेंट हो गए। तो इफ यू इग्नोर दिस स्मॉल डिफरेंस, और बोल रहा है अगर इस डिफरेंस को हम लोग इग्नोर करके पढ़ना चाहें, अगर इस डिफरेंस को हम लोग इग्नोर करके पढ़ना चाहें तो बोल रहा है टी और वाई जो है इक्वल है, देन अ कंपैरिजन टू इक्वेशन एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम इज इक्वल टू के पी वाई, शो दैट के इज इक्वल टू 1 बाय वी और वी इज इक्वल टू 1 बाय के होता है, ठीक है। समझ में बात, मतलब वैल्यू जो है, समझ रहे हो, वो कैश बैलेंस के क्या रहेगा, इनवर्स रहेगा। जो कैश बैलेंस है उसके इनवर्स रहेगा क्या, वैल्यू। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट अ ग्रेटर प्रोपोर्शन इनकम इज केप्ट एज कैश बैलेंस विद द पब्लिक, द वेलोसिटी ऑफ मनी विल फॉल एंड वाइस वर्सा। तो सिंपल सी बात है, अगर लोग सेविंग बढ़ा देंगे, अगर लोग कैश बैलेंस बढ़ा देंगे, ये देखो कैश बैलेंस क्या है, मतलब लोग सेविंग कर रहे हैं, लोग अगर सेविंग बढ़ा देंगे तो वेलोसिटी मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ जो पैसा जाता है वो कम हो जाएगा ना। मान लो मैं 500 रुपए अर्न करता था और उसमें से 400 पहले खर्चा करता था, तो मेरे हाथ से दूसरे के हाथ में कितना रुपए जाएगा, 400 रुपए जाएगा। और मैं अपनी सेविंग बढ़ा दिया, ठीक है, तो मैं अपनी सेविंग 300 कर दिया। तो एक बात बताओ अब कितना रोटेट होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, 200। तो एक बात बताओ, क्या सेविंग बढ़ने से वेलोसिटी कम हुई, क्या के बढ़ने से, क्या के बढ़ने वेलोसिटी कम हुई क्या, हाँ, समझ में ही बात। तो यही चीज बोल रहा है कि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच, इनवर्स रिलेशन, ठीक है। यहाँ पर दिया है ये देखो, एम बी इज इक्वल टू पी टी, एम बी इज इक्वल टू के पी वाई इज इक्वल टू 1 बाय पी 1 बाय वी इंटू पी टी। Thus the Cambridge K and Fisher V are the reciprocal of each other। ये देखो
दोनों रेसिप्रोकल है ईच अदर के, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दूसरा बढ़ेगा पहला कम होगा। Hence 1/k can be taken to be the velocity of circulation of money. Strictly speaking, of course, we should distinguish between t and y. Therefore, v is called the transaction velocity and k is called the income velocity. तो बोल रहा है यहाँ पर v को क्या बोला गया, ट्रांजेक्शन वेलोसिटी, और 1/k को क्या बोला गया, इनकम वेलोसिटी। ठीक है, मतलब इनकम का कितना पोर्शन तुम सेव कर रहे हो। नेक्स्ट है क्वांटिटी थ्योरी बाय कीन्स। कीन्स का देखो तुम लोग, अकॉर्डिंग टू जेएम कीन्स द मनी सप्लाई इफेक्ट द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हेन द मनी सप्लाई इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज। सिंपल सी बात है, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो हम लोग लोन ज्यादा लेंगे, लोन ज्यादा लेंगे तो पैसा आएगा इकोनॉमी में, पैसा ज्यादा आएगा तो मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज होता है तो मनी सप्लाई क्या होता है, इंक्रीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, मनी सप्लाई इंक्रीज होता है। ठीक है, देखो समझना बात को। इट लीड्स टू द इंक्रीज ऑफ इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, इनकम, डिमांड, प्राइस लेवल, क्योंकि पैसा बढ़ेगा तो ये सब बढ़ेगा। ठीक है, व्हेन द प्राइस लेवल इंक्रीज देयर इज डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ मनी। तो प्राइस लेवल इंक्रीज होता है, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होता है, अभी ऊपर पढ़ के अभी ऊपर पढ़ के है। ठीक है, हाँ आगे देखें। अकॉर्डिंग टू कीन्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वैल्यू ऑफ मनी। तो सिंपल सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एक डोमिनेंट रोल प्ले करता है किसमें, वैल्यू ऑफ मनी निकालने में। ऊपर हम लोग मनी सप्लाई देखे थे, अब हम क्या देख रहे हैं, वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो द कीन्स वर्जन ऑफ द क्वांटिटी थ्योरी इंटीग्रेट मॉनेटरी थ्योरी विद द जनरल थ्योरी ऑफ द वैल्यू। ठीक है, इन अ ब्रॉडर सेंस द टर्म इन्फ्लेशन रिफर्स टू द परसेंटेज राइज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सम ऑफ द इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशंस आर गिवन बिलो। तो बोल रहा है इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइस लेवल बढ़ना। तो मैं तो पहले ही बता दिया। डेफिनेशन देखो, क्राउड डिफाइंड एज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी इज फॉलिंग एंड दैट इज द प्राइस आर राइजिंग। तो सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और उसकी वजह से तो वैल्यू है मनी की वो कम होते जा। वैल्यू क्या है, मनी की कम। मैं तुम लोग को पहले भी बताया हूँ कि मनी की वैल्यू कम होती है, मनी की सप्लाई जब बढ़ती है और प्राइस प्राइस लेवल जब बढ़ता है। ठीक है, तो प्राइस प्राइस सप्लाई प्राइस मनी की सप्लाई बढ़ने के कारण प्राइस लेवल बढ़ता है और उसके कारण मनी की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, इन्फ्लेशन डिनोट्स अ राइज इन द जनरल लेवल ऑफ प्राइस। ठीक है, कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी मार्केट एक्सेस एक्सीडेड सप्लाई, द एक्सेस डिमांड विल पुश द प्राइस। डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसको बोलते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन किसको बोलते हैं, जब सिंपल सी बात है, जो सप्लाई है वो कम पड़ जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, सप्लाई कम पड़ जाए, तो उसको डिमांड पुल बोलते हैं। और व्हेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का प्राइस जो है वो बढ़ जाए, उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। मतलब जब तुम्हारा कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन की जो रॉ मटेरियल के ऊपर या जो भी तुम्हारा कॉस्ट था प्रोडक्शन के ऊपर खर्चा, वो बढ़ जाए। ठीक है, तो लेट अस नॉट डिस्कस डिटेल वेरियस कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इंक्रीज इन पब्लिक स्पेंडिंग, सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ा दे रही है, तो गवर्नमेंट जब खर्चा बढ़ा दे रही है तो पब्लिक को खर्चा नहीं करना पड़ेगा। जब पब्लिक को खर्चा नहीं पड़ेगा करना पड़ेगा तो पब्लिक के पास पैसा बच जाएगा, और जो हमारे पास पैसा बच जाएगा उसको हम लोग खर्चा करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टोटल स्पेंडिंग इन एनी मॉडर्न इकोनॉमी। It is important determinant of aggregate demand. In less developed economy, government expenditure has shown an upward trend. This has created inflationary pressure on the economy. तो गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा करेगी तो इन्फ्लेशन हमको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अपना खर्चा कम करना चाहिए जब इन्फ्लेशन होता है तब। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय गवर्नमेंट। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब होता है इशू ऑफ न्यू करेंसी बाय आरबीआई। तो जब आरबीआई नया नोट छापेगी तो ऑफकोर्स नोट आएगा इकोनॉमी में और मनी सप्लाई बढ़ेगा और मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन होगा। So government spending is increased beyond what can be fixed financed by taxation. In order to able to incur the extra expenditure, government resort to deficit financing. For instance, it print money and spend it. This add to the pressure of inflation. तो सिंपल सी बात है, नोट छापेगी और खर्चा करेगी। Production process and the supply could be increased freely. Deficit financing does not lead to inflation. Deficit financing से inflation नहीं बढ़ रहा है, लेकिन मनी सप्लाई के कारण inflation बढ़ रहा है। Increase velocity of circulation. तो सिंपल सी बात है, टोटल यूज ऑफ मनी क्या होता है, मनी सप्लाई बाय द गवर्नमेंट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी में बता चुका हूं, एक हाथ से दूसरे हाथ जाना। ठीक है, इन बूम फेज पीपल स्पीड मनी एट अ फास्टर रेट। तो यहाँ पर स्पेंड होगा, स्पेंड मनी। तो बूम फेज के समय जो लोग हैं वो खर्चा जो है वो ज्यादा करते हैं। ठीक है, द वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इज इंक्रीज। तो इस वजह से वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी इंक्रीज होता है और इन्फ्लेशन होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ, भाई जितना ज्यादा पॉपुलेशन होगा उतना ज्यादा खर्चा होगा, जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा इन्फ्लेशन होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन टोटल डिमांड, टोटल डिमांड के कारण प्राइस बढ़ जाएगा और प्राइस के कारण क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। होल्डिंग, होल्डिंग मतलब क्या होता है, ब्लैक मार्केटिंग। होल्डिंग मतलब आर्टिफिशियली बिना बताए लोगों को स्टॉक को छुपा के रखना और जब उसकी डिमांड बढ़ जाए तो उसको ज्यादा में बेचना। ठीक है, तो एक्सेस डिमांड इज समटाइम आर्टिफिशियली क्रिएटेड बाय होल्डर्स द स्टॉक पाइल कमोडिटी, दे डू नॉट रिलीज देम टू मार्केट, दिस लीड्स टू एक्सेस डिमांड। सिंपल सी बात है, वो लोग छुपा के रख लेते हैं चुपचाप और जब डिमांड बढ़ जाती तब बेचना चालू करते।
तो इसकी वजह से भी प्राइस बढ़ता है। जेन्युइन शॉर्टेज इज द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड शॉर्ट सप्लाई प्रोडक्शन विल बी अफेक्टेड, सप्लाई विल बी लेस देन डिमांड, प्राइस विल राइज। सिंपल सी बात है, जब जेन्युइनली शॉर्टेज हो जाए, जेन्युइनली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम ना मिले और ड्यू टू सम रीजन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन महंगे हो जाए, जो भी रीजन है उस वजह से क्या हो जाए, शॉर्टेज के कारण एक्चुअल में क्या हो जाए, सप्लाई कम हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, तो प्राइस बढ़ेगी। एक्सपोर्ट if the total output of a commodity is not sufficient to meet the domestic and foreign demand, this export will create inflation। तो सिंपल सी बात है, अगर हम लोग जो आउटपुट बना रहे हैं वो हमारे एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों के रिक्वायरमेंट के लिए कंप्लीट फुलफिल नहीं है, तो उस सिचुएशन में अगर हम लोग एक्सपोर्ट किए तो डोमेस्टिक में कमी हो जाएगी, और डोमेस्टिक में कमी हुई तो प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगा। ठीक है। ट्रेड यूनियन बाय डिमांडिंग एन इंक्रीज इन द वेज रेट दे इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ट्रेड यूनियन वाले क्या करते हैं, वेजेस बढ़ाने की डिमांड करते हैं, और वेजेस बढ़ाने के कारण पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है, और पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन होता है। ठीक है। टैक्स रिडक्शन गवर्नमेंट समटाइम्स रिड्यूस टैक्सेस टू गेन पॉपुलैरिटी, दिस लीव्स मोर मनी विद द पब्लिक एंड दिस लीड टू इन्फ्लेशन एंड नो कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो गवर्नमेंट कभी कभी पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए, अपनी सरकार को ऊपर दिखाने के लिए क्या करती है, टैक्स में रिडक्शन करती है, और टैक्स रिडक्शन कारण लोगों के पास पैसा ज्यादा रहता है हाथ में, क्योंकि थोड़ा सा टैक्स में दिए, बाकी बच गया है, खर्चा ज्यादा करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो फिर से इन्फ्लेशन होगा। ठीक है। Imposition of indirect taxes. Government may impose indirect tax such as excise duty, value added tax, etc. Then production of seller raise the product price to keep the profit। तो सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट जबरदस्ती ज्यादा टैक्स लगाएगी, इनडायरेक्ट टैक्स में जीएसटी आएगा, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हट गया है, कस्टम और जीएसटी बस रह गया। तो अगर गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा देती है तो ऑफ कोर्स पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, जिसके कारण फिर से प्राइस लेवल बढ़ेगा और इन्फ्लेशन। ठीक है। और फिर क्या है, प्राइस राइज इन इंटरनेशनल मार्केट। The imported price of some commodities or factors of production may rise in the world market. It would lead to inflation in the domestic market। सिंपल सी बात है, अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल है जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन के लिए या बेचने के लिए, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई है तो डोमेस्टिक मार्केट में भी वो महंगे में आएगा और महंगे में बिकेगा। ठीक है। Non-economic reason, for instance, at a time of natural calamity, crops are destroyed, reduce the supply of agriculture, price of these commodities rise। तो बोल रहा है, अगर कोई नेचुरल कैलिमिटी आ जाए, बाढ़ वगैरह आ जाए या कुछ नेचुरल कैलिमिटी हो जाए, तो उस वजह से अगर क्रॉप वगैरह डिस्ट्रॉय हो जाए तो ऑफ कोर्स जो इस साल की क्रॉप होगी वो कम हो जाएगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, डिमांड तो उतनी ही रहेगी, चावल तो हम लोग उतना ही खाएंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि क्रॉप तो बर्बाद हो गई। तो इस वजह से उसका जो प्राइस है, जो अवेलेबल है, उसका प्राइस बढ़ा दिया जाएगा, बिकॉज ऑफ शॉर्टेज प्राइस बढ़ जाएगी, अगेन लीड्स टू इन्फ्लेशन। तो ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त हो गया, छोटा सा चैप्टर था, ज्यादा बड़ा था नहीं, ज्यादा कुछ टफ इसमें पॉइंट्स थे नहीं। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर नए हो तो और शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।